Good evening, everyone. So we have completed Securities Contract Regulation Act. Now I am starting Securities and Exchange Board of India 1992. इस एक्ट में मतलब फर्स्ट पार्ट आई विल कवर फ्रॉम सेक्शन 1 to 11D. आज आई विल ट्राई टू बी लिटिल फास्टर. Otherwise, you can watch the videos in 1.25 or 1.5x speed. Okay, so I'll start. Now this act came into 1992. सिंपल. ठीक. 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके बाद ये आया. ठीक, ऐसे अगर किसी को याद रखना हो. नाउ इनैक्टमेंट डेट हो गई 4 अप्रैल 1992. और इसका पर्पस क्या हो गया? इसका पर्पस सिंपल इतना है कि भाई इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स का और रेगुलेट करना है मार्केट को, ताकि इंटरेस्ट जो है वो मतलब प्रोटेक्टेड रहे. दैट्स इट. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. It shall be deemed to come into force on 30th January 1992. Enactment date है 4 अप्रैल. फोर्स में कब आया? 1992. मतलब बैक डेट से फोर्स में आ चुका है, उसके बाद एक्ट आया. तो इसका कोई अगर कोई मुझे रीज़न बताएगा तो आई विल बी वेरी थैंकफुल. ठीक है, इसका रीज़न बता दीजिएगा. और एक चीज़ और है, सेबी जो था दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिफोर ये एक्ट आने के पहले. ठीक है, वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन या उनके थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो था. यहाँ पे है आई थिंक ये रहा 2C. ठीक है, 1998 12th day of April 1998. ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे. बोर्ड मीन्स, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है. भाई बोर्ड में मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर होंगे, 5 हमारे सेबी के मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक आरबीआई से होंगे, ये सब मेंबर होंगे. चेयरमैन को कौन होगा? उसी बोर्ड का मेंबर होगा. कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अभी हम कवर करेंगे सेक्शन 11AA में, जिसका मतलब ये है कि भाई सब लोग पैसा लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्कीम्स में, बट जो पैसा लगा रहा है उसका डे टू डे कंट्रोल नहीं है उसमें. ठीक है, तो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई. फंड मीन्स द फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 14 इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड. IRDA नॉट इम्पॉर्टेंट. जुडिशियल मेंबर नॉट इम्पॉर्टेंट. मेंबर नॉट इम्पॉर्टेंट. मेंबर्स में सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भाई मेंबर्स में इट विल इंक्लूड बोथ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द चेयरमैन. ठीक है, चेयरमैन जो होगा उसको भी इंक्लूड करके बोलेंगे. नोटिफिकेशन नॉट इम्पॉर्टेंट. पेंशन नॉट इम्पॉर्टेंट. प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सिक्योरिटीज सेम एज आपका जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो डिफाइंड था, मैंने कवर कर चुका सेक्शन 2 में. अगर नहीं है तो पार्ट 1 देख लीजिए जाके, नहीं देखना है तो आपकी इच्छा. ओके. टेक्निकल मेंबर, भाई जुडिशियल मेंबर जो नहीं होगा वो टेक्निकल मेंबर होगा. सिंपल. फिर उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है बट बाकी एक्ट्स में इसके रिलेटेड एक्ट्स ये आ गया, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, उसकी सेम मीनिंग होगी. ठीक, बहुत ही सिंपल. अब आगे इसका चैप्टर 2, इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड. अच्छा, अगर किसी को कभी कुछ मन कर जाए तो इन दोनों टर्म्स का ज़रा लीगल मीनिंग मुझे कभी समझा देना. ठीक है. विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एक बोर्ड इस्टेब्लिश होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब सब सेक्शन 2 इसका इंपॉर्टेंट है. क्या बोलता है? इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक, कोई आए कोई जाए ये रहेगा. ठीक, कंपनी के जैसा. परपेचुअल सक्सेशन होगा. ठीक, कॉमन सील होगी. और ये क्या क्या कर सकता है? एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और ये भाई सू भी कर सकता है और इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है. ठीक, सिंपल. हर जहाँ भी कंपनीज़ की जो आपको जो कंपनीज़ के फीचर्स होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे देख लीजिए. ठीक, द हेड ऑफिस बॉम्बे में होगा. ठीक है, BKC में है, वहाँ पे जाइएगा. बढ़िया अच्छी जगह है. कभी अगर इंटरव्यू के लिए आए, भगवान आप करे बिल्कुल आए, तो वहाँ जाइएगा, ऑफिस देखिएगा. उसके अलावा बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि भाई अगर इसके अलावा चाहें तो कहीं और भी बोर्ड इस्टेब्लिश हो सकता है. दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट ओनली. अब मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड कौन करेगा? मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड के लिए फॉलोइंग मेंबर्स होंगे. ठीक, 1, 2, 1 एंड 5. ठीक, ये हो गए आपके 4 और ये हो गए आपके 5. 4, 5, 9. ठीक, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब
उस जो बोर्ड में आप बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें कौन कौन होगा, उसमें होगा एक चेयरमैन, चेयरपर्सन, चेयरवुमेन, जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। 2 मेंबर्स होंगे, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ठीक। एक मेंबर होगा आरबीआई से, जो कि आरबीआई नॉमिनेट करेगा, ठीक है। और 5 मेंबर होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 3 होने चाहिए होल टाइम मेंबर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक। सब सेक्शन 2 और 3 ये बोल रहा है जनरल सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट का बोर्ड, मतलब जो बोर्ड का होगा वो किसके पास होगा। ये मुझे जो लगता है रिडंडेंट प्रोविजन है, क्योंकि क्या बोल रहा है, सेम चीज़ चेयरपर्सन के पास भी हो सकता है, बोर्ड के पास भी हो सकता है, ठीक। तो ये पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये लिखा है कि कौन अपॉइंट करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा, ठीक है। A to D चेयरपर्सन, और ये आपका 5 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और B एंड C जो मिनिस्ट्री से आ रहे हैं और जो आरबीआई से आ रहे हैं शैल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आपका रिजर्व बैंक, ठीक। द चेयरमैन और जो बाकी लोग हैं उनको क्या भाई सिक्योरिटी डीलिंग की हो पहले, ठीक है। इसके पर्टिकुलर इशू, मान लीजिए एनएससी में वो क्या कहते हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर थे या थी मैडम, स्पेशल नॉलेज हो सकता है इन फील्ड्स का, लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर, सिंपल, ठीक। इससे होगा तो उसको बोर्ड के मेंबर में कंसीडर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। सिंपल इतना बोला है, इसमें कोई टर्म स्पेसिफाई नहीं किया है अभी तक, ओपन एंडेड छोड़ दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा बताएंगे वैसे होगा, ठीक। उसके बाद आ जाइए टर्म एंड ऑफिस ऑफ शैल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अगर चेयरपर्सन या मेंबर को हटाना है, ठीक है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने की नोटिस देगा, नॉट लेस देन 3 months इन राइटिंग। और अगर पहले हटाना हो तो 3 महीने की सैलरी देके हटा सकता है। उसके बाद अगर पर्सन ही कहता है कि नहीं मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो भी सेम प्रोसेस 3 महीने की नोटिस देके रिज़ाइन कर सकते हैं या कर सकते हैं, जो भी, ठीक है। उसके बाद रिमूव, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, किस किस ग्राउंड पे रिमूवल हो सकता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस का प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक, वैसे ही इनका किस किस ग्राउंड्स पे हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ग्राउंड है एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ठीक, मतलब डिक्लेयर हो गया है, इट्स नॉट कि प्रोसेस चल रहा है, जब डिक्लेयर हो जाएगा तभी होगा, ठीक, फर्स्ट। सेकेंड, अनसाउंड माइंड, सेम चीज़ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है देन डिक्लेरेशन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो कि लगता है मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड है, ठीक, तीसरा ग्राउंड। फिर लगता है ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि उन्होंने पोजीशन को अब्यूज़ किया है, पब्लिक इंटरेस्ट में उनको हटाना चाहिए, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे हटाने से पहले ऑब्वियसली, अदरवाइज वो आपका देख लीजिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे, फिर मैटर बहुत लंबा चलेगा, ठीक। फिर आ गया आपका मीटिंग्स, मीटिंग कब होंगी भाई, रेगुलरली मीटिंग करेंगे। कोरम कैसा होगा भाई, ऑब्वियसली अगर 6 लोग हैं तो 3 लोग 4 लोग होंगे, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट होगा तो चेयरपर्सन के पास राइट होगा, ठीक। मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन मीटिंग्स, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। मान लीजिए कोई मेंबर हैं भाई साहब जो कि पहले लीगल एसोसिएट थे उस पर्टिकुलर कंपनी के, और उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी में शेयर्स भी एक्वायर करके रखे हैं और वही मैटर डिस्कस होने वाला है, ठीक, तो उस मैटर में वो पार्ट नहीं लेंगे, ठीक। सेक्शन 8 एंड 9 वेरी बेसिक, अगर किस बोर्ड में कोई वैकेंसी है फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट सही से नहीं हुआ, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, कोरम सही से नहीं हुआ, वॉट एवर, अगर वो डिसीज़न लिया गया इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वो डिसीज़न सही है, ठीक, इतना यहाँ पे ये बोलना चाह रहे। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ बोर्ड नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। सेक्शन 10 आपका बात करता है जो एक सेबी, अभी मैंने बोला था ना एग्जिस्टिंग बोर्ड, वो जो 1988 से था, ठीक। अब जब उसको आपने काइंड ऑफ टेक ओवर किया है तो उसकी लायबिलिटी, उसके एसेट्स, उसके केसेस, सब कुछ आप एक तरीके से टेक ओवर करोगे, ठीक। वही सारी चीज़ यहाँ सेक्शन 10 में दी है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जनरल ये सेक्शन है, इसको मन चाहे तो एक बार स्किम थ्रू कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया जितना आपको पढ़ना है इसमें, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं आपका सेक्शन 11 चैप्टर 4, ये चैप्टर भी याद कर लेना, मन करे तो अच्छे से थोड़ा ध्यान रख लेना, याद करो चलो मत करो, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चैप्टर 4 में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड डिफाइंड है, ठीक।
Section 11, subject to the provision of this act, it shall be the duty of the board to protect the interest of the investors. ठीक. Second क्या है? Promote the development of and to regulate the securities market by such measures as it thinks fit. ठीक. आप प्रमोट भी करो और रेगुलेट भी करो. ठीक, समझ गए? सिंपल वही चीज़ जो प्रियम्बल में इस पर्टिकुलर एक्ट पे डिफाइंड है, वही चीज़ यहाँ भी लिखी है. ठीक, अब इसमें आपने जो जनरल बोला उसी को यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है. ठीक, हाईलाइटेड पोर्शन मैंने ऑलरेडी कर दिया आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा. देखो, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेबी भाई क्या क्या करेगा? सेबी अगर मार्केट का आपको हल्का सा भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है, उसमें स्टॉक ब्रोकर होगा, स्टॉक एक्सचेंज होंगे, डिपॉजिटरी होगी, ठीक है, वेरियस अदर प्लेयर्स होंगे. ठीक, तो सबसे पहले क्या लेगा? स्टॉक ब्रोकर्स को भाई वो करेगा, रेगुलेट करेगा. ठीक है, ऑब्वियसली रेगुलेट करेगा. और कौन करेगा? डिपॉजिटरी को रेगुलेट करेगा, वेंचर कैपिटल फंड को इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, उनको ऊपर कंडीशन लगाता रहता है ना. सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं कोई, तो उनको भी आप लोगे. अब भाई ये सब कोई गंदे काम ये सब ना करे ताकि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो, तो उसके लिए आपका ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, सब्सटैंशियल एक्विजिशन, इन सब पे भी वो अपनी वो लगाएगा लगाम. ठीक है, उसके बाद ये सब है, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी से जहाँ पे उसको लगता है कि भाई इन सब में से कुछ हो रहा है. उसके बाद वो रिसर्च भी कंडक्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, नॉट वेरी रेलिवेंट. ठीक, फिर सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? 11(3) कि भाई सिविल कोर्ट जैसी पावर है जब भी वो इन्वेस्टिगेट करेगा. ठीक, अभी जब मैंने SCRA पढ़ाया था उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर थी, इसमें थोड़ी कम पावर है. ठीक, वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट नेमली डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स. इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स मतलब सेक्शन 2 में जो कंपनी है, इशूइंग कमीशन. ठीक है, ये और ये सेम है. अब आ गया भाई, आपने ये सब तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ कर ली, आपने सेबी के मेंबर्स या सेबी बोर्ड ने सब कुछ कर लिया, और सेबी बोर्ड को लगा कि भाई अब कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ पेनल्टी माननी पड़ेगी. ठीक, तो उन्होंने क्या किया? ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन. ठीक, मान लीजिए किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, उस केस में वो क्या क्या करेगा? ठीक, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. क्या क्या पावर्स हैं वो यहाँ लिखा है. ठीक, दीज आर जनरल पावर्स, स्पेसिफिक पावर्स भी आएंगी. पेनल्टी जब सेक्शन 15 में लगेगी वो सब भी आएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी. ठीक, रिफ्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक, और उसको बाय सेल का भी पावर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे. एक अभी सम पर्सन साठे साहब आई थिंक, उनके ऊपर काफ़ी लंबी पेनल्टी मारी है अभी सेबी ने, उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया है कि उन्होंने मतलब ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते. प्लस उन्होंने अभी आई थिंक सैट के पास अपील भी की है, तो उतना ही मुझे नॉलेज है. तो ऐसा पावर है. सस्पेंड ऑफिस बियरर. ठीक, इम्पाउंड एंड रिटेन. इम्पाउंड एंड रिटेन के बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक, ये पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, अगर जितना मुझे याद आ रहा है सेबी के उसमें. अटैच जो बुक्स वगैरह है ना, बुक्स, अकाउंट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, उसको कब तक अटैच कर सकता है? दैट इज़ फॉर द 90 डेज. ठीक, 90 डेज़ के लिए तो वो खुद के ऑर्डर से कर सकता है, नो प्रॉब्लम. खुद से उसने पेनल्टी मारी, खुद से उसने अटैच किया. बट इसमें एक प्रोवाइजर ये बोल रहा है कि अगर 90 डेज़ के भीतर 89th डे पे वो गए स्पेशल कोर्ट के पास और स्पेशल कोर्ट से बोला देखो भाई ये सब तो इसमें कुछ ना कुछ हुआ है और हमको इसका अटैचमेंट चाहिए, अदरवाइज़ भारी नुकसान हो जाएगा, तो उस केस में ये अटैचमेंट चलेगा टिल द जब तक ये भाई जो भी इनकी प्रोसीडिंग है कंप्लीट नहीं हो रही. यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक, स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे आप, जो कि सेक्शन 26A में बनाए गए हैं, और उससे आप अपना ये डिसीज़न लेके आएंगे. अब ये इनका प्रोवाइजर एक चीज़ और कहता है, सिंपल टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, ये इतना बोलता है एक्चुअल जो इन्वॉल्वमेंट प्रोसीड्स की हैं आप सिर्फ उसको ही अटैच कर सकते हैं. ये नहीं कि इन टोटो जो मिला वो सब आपने अटैच कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, यही सारी हैं. और इसमें लिखा है कि भाई पब्लिक कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है बट इंटेंट्स टू लिस्ट, सेम चीज़ जो SCRA में मैंने बोला था उसको भी ये कर सकती है. अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से डील कर रहा है तो उस केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है. ठीक,
अब जो पेनल्टी की पावर यहाँ पे क्या दिया है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1, 2, 2A, 3 एंड 4 और 11B, ठीक। वो बोलता है कि भाई ये जो मैं पेनल्टी मार रहा हूँ ना, ये जो ऊपर पावर दे दी वो तो हटा दो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पे मार रहा हूँ 11B और 15I में जो हैं वो तो अलग मारूंगा मैं, ये उससे कवर नहीं हो रहा है। जब आप यही जो आप स्टार्ट करते हो ना ऐसा सेक्शन, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन, ये इसका लैंग्वेज ही ये है कि उसमें क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं इसमें तो मारूंगा पेनल्टी, ठीक। और पेनल्टी और लेवी पेनल्टी ये कर सकता है, ठीक। उसके बाद आपको भाई जो इलिसिट गेन हुआ है वो ये लिख रहा है यहाँ पे, जो भी हुआ आपको इनसाइडर ट्रेडिंग मिली है उसके थ्रू, इनसाइडर न्यूज़ मिली उसके थ्रू आपने 100 करोड़ का मुनाफा हुआ आपको, सेबी को पता चल गया, सेबी ने इंक्वायरी की, सेबी ने आपके प्रोसीड को अटैच कर लिया, अटैचमेंट के बाद पता चला फाइनल हियरिंग में पता चला कि हाँ ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू हुआ है, तो उस पैसे का क्या करेगी, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड जो कि बोर्ड बनाता है उसके अंदर वो पैसा जाएगा, उस बोर्ड वो पैसे का क्या करेगी, वो सेबी के पावर में है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई इतना ही पैसा यूज़ कर सकते हो और बाकी पैसा मुझे रिटर्न कर दो, ठीक। अब आ गया, देखिए अगर आप कंपनीज एक्ट में प्रॉस्पेक्टस का आई थिंक सेक्शन 23 या 24 में जब पढ़ते हैं जब प्रॉस्पेक्टस का, तो उसमें लिखा है एज द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आई थिंक। तो वही चीज़ बोल रही है, जब भी आप पब्लिक से पैसा उठाओगे, पब्लिक से अगर पैसा उठा रहे हो आप प्राइवेट उठाओ कोई दिक्कत नहीं, कंपनीज एक्ट उसके बीच में आएगी, बट अगर आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो थ्रू सिक्योरिटीज़, थ्रू डिबेंचर्स, थ्रू लोन और वॉट एवर मीन्स, उस केस में जो सेबी के रेगुलेशंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, सेक्शन 11A यही बोल रहा है, ठीक। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स देखो यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ से 1A बोल रहा है कि हाँ ये कंडीशन आप जो नीचे लिखी है इस सेक्शन में उसको स्पेसिफाई करोगे तो हो जाएगा, बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन उसने कहा कि अगर AA2 का अगर आप नहीं भी इसमें फॉल कर रहे हो आप, स्टिल अगर आपका कॉर्पस 100 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में भी आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ही कहलाओगे, ठीक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए 4 कंडीशंस हैं यहाँ पे, ठीक। इसने कहा द कंट्रीब्यूशन पेमेंट मेड बाय वॉट एवर आर पूल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट, जो भी स्कीम का डॉक्यूमेंट बोल रहा है, जो भी अरेंजमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन होना था, सिंपल, ठीक। अब जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उस कंट्रीब्यूशन से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल सकता है, इनकम मिल सकती है, प्रोड्यूस मिल सकता है, मान लो रीट्स वगैरह वैसा, ठीक, ये सब आपको मिल सकता है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, आपके बिहाफ पे कोई मैनेज कर रहा है, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे कोई मैनेज कर रहा है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, आपका डे टू डे कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। अगर ये 4 कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो आप 11AA के अंदर फॉल कर जाओगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहलाओगे, ठीक। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम तो चलो यहाँ तक ठीक हो गया। अब उन्होंने बोला कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं कहलाएंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये देखो, ठीक, म्यूचुअल फंड इज़ नॉट अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उन्होंने सिंपल बोल दिया। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, 58A में निधि कंपनी, चिट कंपनी, ये सब नहीं आएंगे, सिंपल, समझ गए, इतना याद रख लो। मेन पॉइंट जो है इसमें ये है अपना म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला, है ना। तो ये हो गया। पावर टू इशू डायरेक्शंस, हमेशा वही सेम चीज़, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। पावर टू इशू डायरेक्शन, भाई आप पेनल्टी भी मारो डायरेक्शन भी मारो, वही तो था। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन, 11B में जो पावर है, अगर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन करना है, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे जनरल पावर दी है कि भाई इसमें भी आप पेनल्टी वगैरह मार सकते हो, ठीक। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी मैं नहीं कवर करूँगा, 2 पेज का है ये, खुद से पढ़िए। कुछ अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में आए, ठीक। खुद से पढ़ो, सारा प्रोसीजरल है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। 11D इज़ इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा। इफ़ द बोर्ड फाइंड्स, बोर्ड को अगर लगता है, आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड, इंक्वायरी करने के बाद
पर्सन हैज़ वायलेटेड कर चुका है और इज़ लाइकली टू वायलेट या करने वाला है, उस केस में सच पर्सन, उसको वो बोलेगा पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज एंड डिसिस्ट, भैया रुको और ना करो ये सारे जो आप वायलेशन करने वाले हो, ठीक। बट अगर प्रोवाइजो इसका क्या कहता है, शैल नॉट पास सच ऑर्डर इन केस ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी और इंटेंस टू लिस्ट, ठीक, अनलेस द बोर्ड हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट इट हैज़ ऑलरेडी इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक। इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है आगे तक आपने मान लीजिए कर दिया या करने वाले हैं आप इंक्वायरी करने के बाद, ये पर्सन के लिए बोल रहा है फर्स्ट क्लॉज जो है उसमें कहा आप रुक जाइए। सेकंड क्लॉज में बोल रहा है अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में अगर इन दो ग्राउंड प्रूव हो गए तो उसके बाद उसको सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 11D तक। इसके बाद आई विल कवर 12 से लेके जितना भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, और अगर आपको लगता है कोई और पर्टिकुलर एक्ट मुझे कवर करना चाहिए तो इसके बाद आई विल कवर डिपॉजिटरीज एक्ट, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं और क्या कवर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।